तो कैसे हैं आप सभी लोग। स्वागत है आप सबका कंपटीशन एंड यू में। मैं विशाल शर्मा आप सभी के साथ। चलिए क्लास को शुरू करते हैं। प्रैक्टिस सेट नंबर 5 है वीपीओ के पंचायत संबंधी एमसीक्यू को हम देख रहे हैं। चलिए तो कहानी को आगे बढ़ाते हैं। ये केवल रिवीजन पर्पज से है जिसे आप बड़े आसानी से और कम समय में 65 क्वेश्चन आप डेली कर रहे हैं। केवल 30 मिनट लगते हैं मैक्सिमम अगर नॉर्मल स्पीड में देखते हैं, और 65 क्वेश्चन को आप कर लेते हैं। लेकिन अगर आप इसकी स्पीड 1.5 या 2 कर लेते हैं तो बड़े आराम से 15 से 20 मिनट में आप इसे खत्म कर सकते हैं। तो ये क्विक रिवीजन के लिए एक बढ़िया है, ठीक है, क्योंकि डिटेलिंग इसमें आवश्यकता नहीं पड़ रही है, सीधे सीधे काम है। आइए क्लास को शुरू करते हैं और देखते हैं क्या क्वेश्चन है आज। पहला ही प्रश्न है, स्थानीय स्वशासन में या स्थानीय स्वशासन एक ऐसा शासन है जो अपने सीमा क्षेत्र में प्रदत्त अधिकारों का उपयोग करता है। यह किसने कहा है? तो याद रखना ये कहा है GDH कोल ने। जी हाँ, किसने कहा है? GDH कोल ने ये बात कही है। तो देखिए, जब मैंने आपको पहले ही बताया है कि जितनी भी ये परिभाषाएं हैं जो किसी ने दी हैं, उन्हें आप अच्छे से याद करना, क्योंकि इन्हें भूलने के चांस ज़्यादा होते हैं। ठीक है, अगला ही प्रश्न है हमारे पास, लिखा है भारतीय संविधान के 73वें संशोधन के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? तो पहला कथन है, इसमें पंचायतों को स्वशासन की संस्था स्वीकार किया गया, बिल्कुल सही है। इसमें शहरी स्थानीय सरकार को स्वशासन की संस्था स्वीकार किया गया, ये गलत है। देखिए, शहरी स्थानीय के लिए संविधान संशोधन 74 हुआ था, ठीक है ना, ये नहीं हुआ था। तो इसका मतलब केवल एक सही है, ऑप्शन नंबर सी पर आप हिट करेंगे, बिल्कुल सीधा आंसर है। नेक्स्ट प्रश्न है, उत्तर प्रदेश में पंचायती राज संस्थाओं में महिलाओं के लिए आरक्षित स्थानों की संख्या कितनी है? तो ये सब जानते हैं कि कुल स्थानों का 1/3 होता है। कितना है? 1/3 है, ठीक है ना। नेक्स्ट, पंचायतों के राजस्व के निम्न स्रोतों पर ध्यान दीजिए। कौन कौन से इसके सोर्सेज हैं? वित्त आयोग द्वारा स्थानीय निकाय अनुदान, बिल्कुल सही। केंद्रीय सहकारी बैंकों से सहायता, बिल्कुल सही। केंद्र द्वारा प्रायोजित योजनाओं हेतु आवंटन, ये भी सही। राज्य संचित निधि से सहायता अनुदान देकर, बिल्कुल सही। और 5वां है नाबार्ड। तो अब बताइए, 1 2 3 4 5 आपके सामने ऑप्शन है, क्या ही ऑप्शन आप लगाना चाहेंगे? फटाफट बताइए। तो देखिए, नाबार्ड से स्थानीय स्वशासन का कोई लेना देना नहीं होता है, ठीक है ना, कोई भी लेना देना नहीं होता। किससे? नाबार्ड से। तो 1 2 3 4 किसके अंदर है? सर ये है ऑप्शन नंबर ए। तो बड़े आराम से आप इसे देख सकते हैं। नेक्स्ट, उत्तर प्रदेश पंचायती राज अधिनियम 1947 किस धारा में भूमि प्रबंधक समिति को परिभाषित करती है? उत्तर प्रदेश पंचायती राज 1947 किस धारा में भूमि प्रबंधन समिति को परिभाषित करती है? धारा 2 है, धारा 2 है। ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर बनेगा। नेक्स्ट चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 6। निम्नलिखित में से कौन सुमेलित नहीं है? कोई एक सुमेलित नहीं है, वो आपको पकड़ना है। तो बलवंत राय मेहता ने त्रिस्तरीय पंचायत की बात करी थी, बिल्कुल सही है। अशोक मेहता ने द्विस्तरीय की बात करी थी, ये भी सही है। पीके थुंगन समिति राज्य सूची में पंचायती राज, यही गलत है। LM सिंघवी समिति ने संवैधानिक दर्जा देने की बात करी थी पंचायत को, तो आपका सही आंसर बनेगा ये, क्योंकि यही गलत है, बाकी तीनों सही है। लेकिन यहाँ से सेपरेट क्वेश्चन भी बनते हैं। कितनी बार ये क्वेश्चन आपने देखा होगा कि पंचायती राज को संविधान में दर्जा दिलाने के लिए किस समिति ने अनुशंसा की थी, सिफारिश की थी? तो LM सिंघवी समिति ने की थी। फिलहाल 6 का आंसर है ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन नंबर 7 पे चलते हैं। भारत में राष्ट्रीय पंचायत दिवस कब मनाया जाता है? तो सब जानते हैं 24 अप्रैल। इट इज़ वेरी इजी। भारत में राष्ट्रीय पंचायत दिवस कब मनाया जाता है? 24 अप्रैल को मनाया जाता है। क्वेश्चन नंबर 8 पूछ रहा है, वैदिक काल में ग्रामीण का प्रशासनिक अधिकारी कौन होता था? तो ग्रामणी होता था। ये कौन होता था? ग्रामणी होता था। ऑप्शन नंबर है, सबको आसान है, ये सब जानते हैं। 9th का। अच्छा, नीचे रहेगा प्रश्न। चलिए, निम्नलिखित में से किसे लोकतंत्र की प्रथम पाठशाला माना जाता है? संसद को, स्थानीय स्वशासन को, राजनीतिक दलों को या चुनावों को? तो सब जानते हैं स्थानीय स्वशासन को माना जाता है। किसे माना जाता है? स्थानीय स्वशासन को लोकतंत्र की प्रथम पाठशाला माना जाता है। ऑप्शन नंबर 20 का सही आंसर बनेगा 9th का। नेक्स्ट, किस वर्ष गांवों को आत्मनिर्भर एवं संपन्न बनाने के उद्देश्य से ग्राम पंचायत क्षेत्रों में कृषि उत्पादन तथा कल्याण उप समितियों का गठन
ग्राम स्तर पर किया गया। बढ़िया प्रश्न है। देखिए ये प्रश्न जब भी बनेंगे तो थोड़ा चिंता का विषय जरूर बनेगा, क्योंकि जब भी डेट पूछेगा तो यहाँ पे बच्चा लड़खड़ाएगा। किस वर्ष गांवों को आत्मनिर्भर एवं संपन्न बनाने के उद्देश्य से ग्राम पंचायत क्षेत्रों में कृषि उत्पादन तथा कल्याण उप समितियों का गठन ग्राम स्तर पर किया गया? तो याद रखना 1960 और 61 की बात है। कब की बात है? 1960 और 61 की। क्वेश्चन नंबर 11, अनुसूची के अंतर्गत पंचायतों को दिए गए विषयों की संख्या कितनी है? तो सब जानते हैं सर, ये 29 है, 29। नेक्स्ट 12, क्षेत्र पंचायत के कार्यों में किसे शामिल किया जाता है? तो शौचालय का निर्माण आता है इसमें, कीटनाशक दवाओं का वितरण आता है इसमें, कुटीर व लघु उद्योग का विकास आता है इसमें। इसका मतलब इसके अंदर सब कुछ आएगा, उपरोक्त सभी आंसर बनेंगे। क्वेश्चन नंबर 13, पंचायतों के लेखाओं का संपरीक्षा किसके द्वारा की जाती है? पंचायतों के लेखाओं का संपरीक्षा किसके द्वारा की जाती है? फटाफट बताएंगे। तो देखिए पंचायतों के लेखाओं की संपरीक्षा किसके द्वारा की जाएगी? राज्य निर्वाचन आयोग के द्वारा, राज्यपाल के द्वारा, राज्य विधानमंडल के द्वारा या वित्त आयोग के द्वारा? किसके द्वारा संपरीक्षा की जाएगी? फटाफट बताइए, किसके द्वारा संपरीक्षा की जाएगी? तो देखिए जो संपरीक्षा की जाती है राज्य विधानमंडल के द्वारा की जाती है। प्रश्न को याद रखना, पंचायत के लेखाओं का संपरीक्षा किसके द्वारा किया जाएगा? सर ये किया जाएगा राज्य विधानमंडल के द्वारा। क्वेश्चन नंबर 14 पूछ रहा है, ग्राम सभा की बैठक में कितने सदस्यों की गणपूर्ति आवश्यक है? तो ग्राम सभा के लिए पूछेगा तो 1/5 और ग्राम पंचायत के लिए पूछेगा तो 1/3 आंसर, लेकिन फिलहाल आंसर है 1/5। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 15, पंचायत चुनाव के लिए मतदान स्थल का निर्धारण कौन करता है? मतदान स्थल जो है उसका निर्धारण कौन करता है? तो याद रखना, बड़ा ही अच्छा क्वेश्चन है। पंचायत चुनाव के लिए मतदान स्थल का निर्धारण कौन करता है? तो ये निर्धारण करता है निर्वाचन अधिकारी। जी हाँ, कौन करता है? निर्वाचन अधिकारी। देखिए जो क्लास अगर आपको अच्छा लग रहा है, एवरीथिंग इज फाइन, तो प्लीज़ इसे लाइक या शेयर जो भी आप कर सकते हैं कीजिए। क्लास के अंदर किसी भी प्रकार की अन्य बातें हम नहीं करते हैं, सीधा एक ही मोटिव है, प्रश्न आए आंसर लगाएं आगे बढ़े। कम से कम समय में ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन हम लोग करते हैं। जी हाँ, वरना कहीं भी देखेंगे 65 क्वेश्चन कराने के लिए बड़े आराम से 1 घंटा मतलब 60 मिनट या 70 मिनट बड़े आराम से ले लिए जाते हैं। तो आप इसे ज़रा नोटिस करें और इस चीज़ को समझें। चलिए क्वेश्चन नंबर 16, राज्य निर्वाचन आयोग को किसके द्वारा कर्मचारी उपलब्ध कराए जाते हैं? बढ़िया प्रश्न। राज्य निर्वाचन आयोग को किसके द्वारा कर्मचारी उपलब्ध कराए जाते हैं? तो ये कराए जाते हैं राज्यपाल के द्वारा। जी हाँ, किसके द्वारा कराए जाते हैं? राज्यपाल के द्वारा कर्मचारी उपलब्ध कराए जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 17 की तरफ बढ़ते हैं। पूछ रहा है, पंचायतों में अनुसूचित जाति व जनजाति की स्त्रियों के लिए 1/3 आरक्षण का प्रावधान किस अनुच्छेद के द्वारा मिलता है? तो देखो अनुच्छेद ये है अनुच्छेद 243 घ का 2, इसे याद रखना, ठीक है ना। घ का 2, अनुच्छेद 243 घ का 2 में अनुसूचित जाति व जनजाति की स्त्रियों के लिए 1/3 आरक्षण का प्रावधान किया गया है, ठीक है ना। क्वेश्चन नंबर 18, मध्यवर्ती स्तर या जिला स्तर पर किसी पंचायत के अध्यक्ष का निर्वाचन किसके द्वारा किया जाता है? फटाफट बताइए। मध्यवर्ती स्तर या जिला स्तर पर किसी पंचायत के अध्यक्ष का निर्वाचन किसके द्वारा किया जाता है? तो याद रखना ये निर्वाचित सदस्यों द्वारा अपने में से किया जाता है। बड़े आराम से ऑप्शन नंबर सी आंसर लगा देंगे। मध्यवर्ती स्तर पर, जिला स्तर पर किसी पंचायत के अध्यक्ष का जो निर्वाचन है वो किसके द्वारा किया जाता है? निर्वाचित सदस्यों द्वारा अपने में से किसी में से वो कर लेते हैं। 18 का आंसर बनेगा सी। नेक्स्ट है 19, 20 लाख से कम जनसंख्या वाले राज्यों को छोड़कर सभी राज्यों एवं संघ शासित क्षेत्रों में मध्यवर्ती स्तर की पंचायत का गठन वर्णित है। केवल आदेशात्मक उपबंध में, केवल स्वविवेकी में, तो ये है आदेशात्मक। 19 का बनेगा ए, ये आदेश है एक प्रकार से, ठीक है ना। क्वेश्चन नंबर 20, कुटीर ज्योति कार्यक्रम का उद्देश्य क्या था? तो सब जानते हैं कुटीर ज्योति कार्यक्रम का जो उद्देश्य था वो था बिजली कनेक्शन। जी हाँ, क्या था? बिजली कनेक्शन। क्वेश्चन नंबर 21, ग्राम पंचायतों को विकास योजना का उद्देश्य है सामाजिक विकास, राजनीतिक विकास, आर्थिक विकास।
नेक्स्ट है ग्राम पंचायतों को सामाजिक, आर्थिक एवं व्यक्तिगत विकास की ओर ले जाना। बड़ा आसानी से आप समझ जाएंगे, यही होगा आंसर, बड़े आराम से, है ना, इसमें कुछ नहीं था। 22 आपसे क्या पूछ रहा है, 14वें वित्त आयोग के अनुसार प्रदर्शन अनुदान, परफॉर्मेंस ग्रांट कितना निर्धारित किया गया है? तो ये निर्धारित किया गया है 10%। ये अच्छा प्रश्न है ना। 14वें वित्त आयोग के अनुसार, प्रश्न ऐसे भी पूछ सकता है किस वित्त आयोग के अनुसार प्रदर्शन अनुदान 10% है, तब आपका आंसर होगा 14वें वित्त आयोग के अनुसार। बड़ा ही सिंपल सा प्रश्न है ना। क्वेश्चन नंबर 23, किस वित्त आयोग से ग्रामीण स्थानीय निकायों को अधिकार हस्तांतरण के लिए आयोग की सिफारिशें शुरू की गई थीं? किस वित्त आयोग से ग्रामीण स्थानीय निकायों को अधिकार हस्तांतरण के लिए आयोग की सिफारिशें शुरू हुई थी? क्वेश्चन नंबर 23, बड़ा आसान, फटाफट बताइए। तो ये था आपका 10वें। किस वित्त आयोग से ग्रामीण स्थानीय निकायों को अधिकार हस्तांतरण के लिए आयोग की सिफारिशें शुरू हुई थी? 10वें वित्त आयोग से। ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर बनेगा। क्वेश्चन नंबर 24, 15वें वित्त आयोग के अध्यक्ष कौन है? ये बड़ा आसान है, NK सिंह है। 15वें वित्त आयोग के अध्यक्ष कौन है? तो आप बताएंगे NK सिंह हैं 15वें वित्त आयोग के अध्यक्ष। क्वेश्चन नंबर 25, संवैधानिक आवश्यकताओं को पूर्ण करने के लिए राज्यों ने संविधान के 73वें और 74वें संशोधन अधिनियम के किस अनुच्छेद के तहत राज्य वित्त आयोग का गठन करने के लिए कानून पारित किया? तो आप बताइए, बड़ा आसान है। देखिए ये क्या है, 243I और Y। जी हाँ, 243I और 243Y, ये 73 से और एक 74 से। बड़े आराम से आप इसका आंसर ए लगा देंगे। 25 का ए। 26 पर चलते हैं। राज्य वित्त आयोग की स्थापना कब की गई? राज्य वित्त आयोग की स्थापना 1993 में की गई थी। ठीक है ना, कब की गई थी? 1993 में। राज्य वित्त आयोग की जो स्थापना है वो आप लगाएंगे 1993, ऑप्शन नंबर डी। चलते हैं 27 पर। राज्य पंचायती राज अधिनियम में अधिकांश कराधान के अधिकार किसको दे रखे हैं? तो ये दे रखे हैं ग्राम पंचायत को। जी हाँ, किसे दे रखे हैं? ग्राम पंचायत को दे रखे हैं। राज्य पंचायती राज अधिनियम में अधिकांश कराधान के अधिकार किसको दे रखे हैं? आप बताएंगे ग्राम पंचायत को दे रखे हैं। क्वेश्चन नंबर 28, जन्म एवं मृत्यु पंजीकरण अधिनियम 1969 के तहत जीवित जन्म से क्या तात्पर्य है? बड़ा आसान है। तो जन्म एवं मृत्यु पंजीकरण अधिनियम 1969 के तहत जीवित जन्म से क्या तात्पर्य है? माता के निष्करण के पश्चात उत्पाद श्वास लेता है, जीवन का कोई भी लक्षण प्रदर्शित करता हो, जीवन का कोई भी लक्षण प्रदर्शित करता हो, सीधी सी बात है। तो 28 का आंसर बनेगा, एक मिनट, दोनों ही सही है, उपरोक्त दोनों। माता के निष्करण के पश्चात उत्पाद सांस ले रहा हो, है ना, जीवन का कोई भी लक्षण प्रदर्शित करता हो, तो उसे जीवित जन्म माना जाएगा। उपरोक्त दोनों सही है ना। 28 का सी बनेगा। 29, कोई भी व्यक्ति जन्म अथवा मृत्यु के रजिस्टर की किसी भी प्रविष्टि को तलाश करवा सकता है, निःशुल्क, शुल्क देकर तलाश नहीं किया जा सकता। उपरोक्त में से कोई नहीं। तो बड़े आराम से आप एक बात तो समझ रहे होंगे कि ये दोनों तो बाहर है, क्योंकि तलाश तो किया जा सकता है, रिकॉर्ड तो खंगाला जा सकता है, पर आंसर क्या लगाएंगे? शुल्क देकर, कोई ना कोई एक चार्ज होगा, मिनिमम चार्ज होगा, उसे देकर। क्वेश्चन नंबर 30, जन्म पंजीकरण से संबंधित आंकड़ों की उपयोगिता है प्रशासनिक प्रयोजन में, जनसंख्या के कार्यक्रम में, जन स्वास्थ्य के कार्यक्रम में, माता व शिशु की प्रसव बाद देखभाल में, उपरोक्त सभी। तो बड़े आराम से आप समझ पा रहे होंगे, सभी इसी चीज की तो आवश्यकता होती है आंकड़ों की। ठीक है, 30 का डी बनेगा। 31 पे चलते हैं। राज्य ओके 26 दोबारा आ गया है, चलिए 27 दोबारा आ गया है, 28 दो बार क्यों आ गए? चलिए, किस राज्य में ई पंचायत व्यवस्था स्थापित है? किस राज्य में ई पंचायत व्यवस्था स्थापित है? तो आप लगाएंगे आंध्र प्रदेश। क्या लगाएंगे? आंध्र प्रदेश में ई पंचायत व्यवस्था स्थापित है। क्वेश्चन नंबर 32, चलिए,
भारत में ई गवर्नेंस के संदर्भ में सत्य क्या है? पहला, भारत में ई गवर्नेंस के लिए मुख्य जोर 1987 में दिया गया, ये याद रखना, डायरेक्ट क्वेश्चन आ सकता है, बिल्कुल सही है पहली लाइन। जी हाँ, भारत में ई गवर्नेंस के लिए मुख्य जोर 1987 में दिया गया था। दूसरा, ई गवर्नेंस राष्ट्रीय उपग्रह आधारित कंप्यूटर नेटवर्क NICNET के लॉन्च द्वारा प्रदान किया गया था, बिल्कुल सही। NIC का मुख्यालय भी आपसे पूछा जाता है नई दिल्ली में। सभी जिला कार्यक्रमों को कंप्यूटरीकृत करने के लिए राष्ट्रीय सूचना विज्ञान केंद्र का शुभारंभ किया गया, बिल्कुल सही है। इसका मतलब उपरोक्त सभी सही हैं, ठीक है ना। क्वेश्चन नंबर 32 कंप्लीट। 33 पे चलते हैं। किसी भी गांव को मानचित्र पर उसकी प्रोफाइल पर क्लिक करके संपूर्ण जानकारी का पता निम्न में से किसके द्वारा लगाया जा सकता है? तो ये होता है जियो सर्च। क्या है? जियो सर्च, जियोग्राफिकल। जियो वाला जियो मत मान लेना, रिलायंस वाला जियो है ना, वो नहीं है ना। चलिए क्वेश्चन नंबर 34। जल जीवन मिशन के तहत प्रत्येक ग्रामीण परिवार को प्रति व्यक्ति प्रतिदिन कितने लीटर जल की आपूर्ति की परिकल्पना की गई है? तो यह है 55 लीटर की। एक व्यक्ति एक दिन में 55 लीटर पानी का प्रयोग करे या कर सकता है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर से ज्यादा ना करे, का मतलब ये होता है 35। गंगा कल्याण योजना कब प्रारंभ की गई? देखिए, योजनाएं से अगर डेट आती है तो आपके लिए मुश्किल पड़ेगा। हाँ, डायरेक्ट कुछ और पूछा थोड़ा आसान पड़ता है, डेट को अच्छे से याद रखना। गंगा कल्याण योजना कब प्रारंभ की गई? तो 1997 में प्रारंभ की गई गंगा कल्याण योजना, 1997। तो 35 को जाएगा सी। 36 पे चलते हैं। प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना में केंद्र व राज्य सरकारों के अंशदान का अनुपात कितना है? तो आप बताएंगे, सही अनुपात है 60 और 40 का। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 37। सांसद स्थानीय क्षेत्र विकास योजना, सांसद स्थानीय क्षेत्र विकास योजना, ये वाली योजना नहीं है, संसद वाली जो कब आई थी, ये 2014 में आई थी, वाली नहीं है, याद रखना। सांसद स्थानीय क्षेत्र विकास योजना ये आई थी 1993 में, ठीक है ना। कब आई थी? 1993 में। की घोषणा किस वर्ष की गई? तो 1993 में की गई थी सांसद स्थानीय क्षेत्र विकास योजना, ठीक है ना। क्वेश्चन नंबर 37। 38 देखेंगे। ग्रामीण क्षेत्रों में पेयजल की समस्या के समाधान के लिए केंद्र सरकार ने किस वर्ष स्वजल धारा कार्यक्रम शुरू किया? सीधा सा क्वेश्चन है, स्वजल धारा कब शुरू हुआ? तो ये हुआ सन 2002 में। स्वजल धारा कार्यक्रम सन 2002 में आया। 39। सामान्य सेवा केंद्र की विशेषता नहीं है, तो देखो, ग्रामीण क्षमताओं का निर्माण करना, ये इसकी विशेषता है। निजी क्षेत्र की सेवाएं, ये भी इसकी सेवा है। ग्रामीण उद्यमिता को बढ़ावा, ये भी है। ग्रामीण स्तर पर दवा विस्तरण, तो सामान्य CSC सेंटर दवा थोड़ी ना बांटता आपको, है ना, ऐसा कुछ। क्वेश्चन नंबर 40। सामान्य सेवा केंद्र CSC के बारे में सत्य क्या है? CSC सामाजिक कल्याण योजनाओं, स्वास्थ्य देखभाल, वित्तीय, शिक्षा आदि सेवाओं की डिलीवरी के लिए पहुंच बिंदु है, बिल्कुल सही। इसकी स्थापना पंचायत भवन में किया गया जा रहा है, बिल्कुल सही। समावेशी समाज के निर्माण में CSC सहयोग है, बिल्कुल सही। सब सही है तो सही है फिर। क्वेश्चन नंबर 41। BPL परिवारों से संबंधित दस्तावेज कहाँ से प्राप्त किया जा सकता है? बड़ा आसान है सर, पंचायत सचिवालय से इस प्रकार का दस्तावेज आपको मिलेगा। क्वेश्चन नंबर 42 क्या कह रहा है आपसे? ग्राम सभा में बिजली गिरने से हुई मौत का मुआवजा सरकार से दिलाने हेतु दस्तावेज तैयार करने में कौन सहायता करेगा? तो वही सीधे ग्राम पंचायत सहायक सहायता करेगा, और कौन करेगा, ठीक है ना। क्वेश्चन नंबर 43 पे चलते हैं। पंचायती राज विभाग उत्तर प्रदेश द्वारा जारी नागरिक चार्टर के 7 विषयों में शामिल नहीं है। 7 विषय थे, क्या शामिल नहीं है याद रखो? तो ग्राम पंचायतों को वित्तीय सहायता पहुंचाना, सहायता, ये शामिल है। ग्रामीण स्वच्छता कार्यक्रम, ये भी शामिल है। पंचायत हेल्पलाइन की व्यवस्था, ये भी शामिल है। तो फिर पंचायत में रोजगार का सृजन, ये शामिल नहीं है। किसमें? नागरिक चार्टर में, ठीक है ना। नागरिक चार्टर के 7 विषय, उसमें से ये 3 शामिल है, ये नहीं शामिल है, ठीक है ना। क्वेश्चन नंबर 44। नागरिक घोषणा पत्र का उद्देश्य है समय सीमा में सेवाएं प्रदान करना, शिकायतों का निपटान करना, बिल्कुल सही। तो ऑप्शन नंबर सी और भी दोनों। क्या पूछ रहा है? नागरिक घोषणा पत्र का उद्देश्य है कि समय सीमा में सेवाएं प्रदान करना, सीधी सी बात है। शिकायतों का निपटान करना, ये भी सही है। तो ए और भी दोनों सही होगा आपके। 45 के बाद चलते हैं 45 पर चलते हैं। मनरेगा के अंतर्गत लाभार्थी के लिए कार्यस्थल पर सुविधाओं का प्रावधान कितने समय में अनिवार्य है?
तो ये 3 दिन के अंदर अनिवार्य है ना। कितने दिन में? 3 दिन में अनिवार्य है। क्वेश्चन हो गए हैं 45। ठीक है, 20 क्वेश्चन और बचते हैं, बस चल ही रहे। क्वेश्चन नंबर 46, ग्राम पंचायत नागरिक चार्टर में कौन सी जानकारी शामिल नहीं है? विजन और मिशन स्पष्ट करना है, सेवा मानक सेवाएं प्रदान करने की प्रक्रिया, ये भी है, अनुरोध प्राप्त होने पर नामित अधिकारी द्वारा विवरण उपलब्ध कराना, ये भी है। तो इसका मतलब इनमें से कोई नहीं, क्योंकि ये तीनों तो शामिल हैं। पूरा क्या शामिल नहीं है? तो ये इनमें से ऐसी कोई सेवा नहीं है जो शामिल ना हो, तो इसलिए आप आंसर लगाएंगे उपरोक्त में से कोई नहीं। क्वेश्चन नंबर 47, प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना, प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना किस मंत्रालय द्वारा संचालित की जा रही है? तो याद रखना, ये योजना जो है प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना, ये ग्रामीण विकास मंत्रालय द्वारा, ग्रामीण विकास मंत्रालय के द्वारा संचालित की जा रही है। प्रश्न इसे याद रखना, प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना किसके द्वारा या किस मंत्रालय के द्वारा संचालित की जा रही है? तब बताएंगे ग्रामीण विकास मंत्रालय के द्वारा संचालित की जा रही है। क्वेश्चन नंबर 48, स्वर्ण जयंती ग्राम स्वरोजगार योजना, स्वर्ण जयंती ग्राम स्वरोजगार योजना किस वर्ष प्रारंभ की गई? तो ये 1999 से सन 2000। क्या आंसर लगाएंगे? स्वर्ण जयंती ग्राम स्वरोजगार योजना किस वर्ष प्रारंभ की गई? तो याद रखना होगा कि 1999 से सन 2000। 48 का आंसर बनेगा ऑप्शन नंबर ए। 49, स्वच्छ भारत मिशन चरण 2 कब से प्रारंभ किया गया? तो फरवरी 2020 से। प्रश्न को फिर से देखेंगे, स्वच्छ भारत मिशन चरण 2 कब प्रारंभ हुआ? तो फरवरी 2020 में ये प्रारंभ हुआ है। क्वेश्चन नंबर 50, पंचायती राज संस्थाओं में सुशासन को मजबूत करने के उद्देश्य से ई ग्राम स्वराज्य योजना कब शुरू की गई? पंचायती राज संस्थाओं में सुशासन को मजबूत करने के उद्देश्य से ई ग्राम स्वराज्य योजना कब प्रारंभ की गई? बड़ा ही अच्छा प्रश्न है, फटाफट आंसर दीजिए। देखिए यहाँ पर अच्छा है कि 24 अप्रैल 2020 को की गई है, और 24 अप्रैल को आप जानते भी क्या दिवस मनाया जाता है। तो पंचायती राज संस्थाओं में सुशासन को मजबूत करने के उद्देश्य से एक योजना लाई गई जिसका नाम है ई ग्राम स्वराज्य योजना। तो ई ग्राम स्वराज्य योजना कब शुरू कर दी? 24 अप्रैल 2020 को ये शुरू की गई। क्वेश्चन नंबर 51, प्रधानमंत्री द्वारा अमृत सरोवर मिशन, बहुत ही बढ़िया प्रश्न है और ये बन सकता है। प्रधानमंत्री द्वारा अमृत सरोवर मिशन कब आरंभ किया गया? अप्रैल 2022 को। कब किया गया? अप्रैल 2022। नेक्स्ट 52, ग्राम विकास के निम्न में से प्रमुख कार्य हैं। प्राकृतिक, भौतिक और मानवीय संसाधनों का उपयोग, बिल्कुल सत्य। सुरक्षा और संवर्धन, बिल्कुल सही है। पर्यावरण संरक्षण, बिल्कुल उत्तम। आय सृजन के अवसर, बिल्कुल सही। ये तो सभी कार्य होते हैं ना ग्राम विकास में, कि प्राकृतिक, भौतिक और मानवीय संसाधनों का भरपूर प्रयोग हो, सुरक्षा और संवर्धन की बात रहे, पर्यावरण का संरक्षण हो और आय का सृजन के अवसर भी आए। तो इसीलिए आंसर बनेगा ऑप्शन नंबर डी। क्वेश्चन नंबर 53 की ओर चलते हैं। 2 अक्टूबर 1993 को निम्न में से किस योजना को प्रारंभ किया गया था? तो 2 अक्टूबर 1993 को हुआ था जवाहर ग्राम समृद्धि योजना। प्रश्न को याद रखेंगे, जवाहर ग्राम समृद्धि योजना 2 अक्टूबर 1993, 2 अक्टूबर 1993 को क्या शुरू हुआ? जवाहर ग्राम समृद्धि योजना। ऑप्शन नंबर सी सही आंसर बनेगा 53 का। मैंने गलती कर दी क्या? माफ कीजिएगा, ये सुनिश्चित रोजगार योजना रहेगा, ये हमारी गलती है। ठीक है, ये रहेगा ऑप्शन नंबर बी, सुनिश्चित रोजगार योजना, है ना। 2 अक्टूबर 1993 को बात करेंगे तो सुनिश्चित रोजगार योजना इसका ज़्यादा सही आंसर होगा। ठीक है ना, सुनिश्चित रोजगार योजना, जी यही बनेगा, यही सही है ना, ये सी नहीं है। ठीक है, नेक्स्ट 54 क्या कह रहा है? राजीव गांधी ग्रामीण विद्युतीकरण योजना किस वर्ष शुरू की गई? राजीव गांधी ग्रामीण विद्युतीकरण योजना, बढ़िया प्रश्न है। ये की गई थी सन 2005 में। राजीव गांधी ग्रामीण
विद्युतीकरण योजना किस वर्ष शुरू की गई? तो आप बताएंगे 2005 में शुरू की गई। ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर बनेगा। 55 पर चलते हैं। राष्ट्रीय ग्राम स्वराज अभियान के संशोधित रूप को किस अवधि के लिए मंजूरी प्रदान की गई? तो ये जो मंजूरी प्रदान की गई है ये की गई 1 अप्रैल 2022 से 31 मार्च 2026 के लिए। 1 अप्रैल 2022 से 31 मार्च 2026 के लिए राष्ट्रीय ग्राम स्वराज अभियान के संशोधित रूप को किस अवधि के लिए मंजूरी प्रदान की गई? तो 1 अप्रैल 2022 से 31 मार्च 2026 के लिए। ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर होगा 55 का। नेक्स्ट इसे क्या हुआ भाई? चलिए एवरीथिंग इज फाइन। गांवों के आर्थिक विकास के अंतर्गत कौन कौन से कार्यकलाप शुरू किए जा सकते हैं? कौन कौन से कार्यकलाप शुरू किए जा सकते हैं? तो इको टूरिज्म सहित ग्राम पर्यटन, बिल्कुल सही। स्वरोजगार और नियोजन के लिए पात्र युवाओं को कौशल विकास, बिल्कुल सही। तो आंसर लगाएंगे ए और बी दोनों। बड़ा ही इजी था। क्वेश्चन नंबर 57। किस समिति की सिफारिश पर पंचायतों के लिए ग्राम सेवक या सचिव की नियुक्ति किए जाने का प्रावधान है? तो ये प्रावधान है गिरधारी लाल व्यास समिति के द्वारा। तो जो बीपीओ का ये पद है ये इनकी देन है जिसकी आप लोग तैयारी कर रहे हैं। चलिए गिरधारी लाल व्यास समिति याद रखना, ठीक है ना। मालिक हो गई अब आपकी। 58 ग्राम स्वराज ई लर्निंग पोर्टल, बढ़िया प्रश्न। ग्राम स्वराज ई लर्निंग पोर्टल का शुभारंभ कब किया गया? तो याद रखना फरवरी 2020 में किया गया। कब किया गया? फरवरी 2020 में। क्वेश्चन नंबर 59 ग्राम पंचायतों में सुशासन, गुड गवर्नेंस के स्तर को बढ़ाने के लिए कितने टी सिद्धांतों को लागू किया गया है? तो ये 5T सिद्धांतों को लागू किया गया है। क्वेश्चन नंबर 60 ग्राम स्वराज की संकल्पना किसके द्वारा प्रस्तुत की गई है? तो महात्मा गांधी के द्वारा। ऑप्शन नंबर ए, ये तो बड़ा आसान था ना। भारत के महारजिस्ट्रार की नियुक्ति कौन करता है? केंद्र सरकार। मुख्य रजिस्ट्रार की राज्य सरकार, है ना। ये बड़ा आसान है। महारजिस्ट्रार की नियुक्ति केंद्र सरकार। 62 किसी व्यक्ति द्वारा जन्म एवं मृत्यु की सूचना निर्धारित अवधि के बाद दी जाती है तो उसका पंजीकरण किस धारा के अधीन होगा? तो ये होगा धारा 13 के अधीन होगा। ऑप्शन नंबर सी के अधीन होगा। क्वेश्चन नंबर 63 जन्म और मृत्यु के पंजीकरण का कार्य किसके द्वारा संपन्न किया जाता है? तो याद रखना ये किया जाता है राज्य सरकार के द्वारा। जी हाँ, राज्य सरकार का विषय है। 64 ग्रामीणों के बीच सरकारी योजनाओं के प्रचार प्रसार करने का कार्य किसका है? तो ग्राम पंचायत सचिव का है। किसका है? ग्राम पंचायत सचिव। 64 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। और आज का आखिरी प्रश्न आपके सामने क्वेश्चन नंबर 65 ग्राम पंचायत अधिकारी से उच्च अधिकारी कौन होता है जो ब्लॉक स्तर पर रहते हुए कार्य करता है? तो ये होता है एडीओ। कौन होता है? एडीओ। तो ये थे आज के आपके 65 क्वेश्चन। आई होप आपको ये क्लास पसंद आई हो। जैसे मैंने आपको बताया कि 30 मिनट के अंदर अंदर, लगभग 30 मिनट में हम इस काम को निपटा लेते हैं ऑलमोस्ट। कभी थोड़ा 1-2 मिनट ज़्यादा भी हो सकता है, तो ऐसा नहीं है। पर मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय। आपका दिन शुभ हो।